हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटी। जैसा कि आपको पता ही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन इनकम्प्लीट है हमारा। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो है क्या। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं बेसिकली वो हमारी एक तो मोरल ऑब्लिगेशंस हैं। और जब कोई चीज़ हमारे पास जो मोरल ऑब्लिगेशंस है हमारी, तो हमारे मोरली हम बाउंड है उन्हें करने के लिए। ठीक है। तो एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें मोरली बाउंड बनाती है उनको फॉलो करने के लिए, और ये हमारे प्रत्येक सिटीजन की, प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करें। तो ये अब जानेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है किस आर्टिकल में, कौन से पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कितने टाइप्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो हम आज की वीडियो में सब जानने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी है कितने प्रकार की जो है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, वो मेंशन है हमारे आर्टिकल 51 ए में। ठीक है। और ये पार्ट 4 ए में है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स की है। जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं उन सब की क्या है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करें। और ये अप टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग। ठीक है। तो एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी इन्फोर्सेबल नहीं है। ड्यूटीज़ आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। दे सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल टू फोस्टर ए सेंस ऑफ सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सेंस ऑफ सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने बोरो कहाँ से किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने लिया है यूएसएसआर यानी कि रसिया से हमने इनको बोरो किया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें एक जगह और देखने को मिलती हैं, जो ये जो है ये आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में यूडीएचआर में आपको ये देखने को मिलती है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में। तो हमने यहाँ से इनको जो है बोरो किया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो ओरिजिनली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। बाद में हमने रियलाइज़ किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, सिटीजन्स की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बेसिकली एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द राइट्स बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द ड्यूटीज़। ठीक है। तो जब हमें कुछ राइट्स मिले हैं तो हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम टूवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग कुछ करें। हम जो है हमारी सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, सबसे पहले तो ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं थी, लेकिन बाद में हमने इसको रियलाइज़ किया और बाद में हमने इसको ऐड किया। तो 42 सेकेंड अमेंडमेंट 1976, जैसा कि आपको पता ही है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वर्ण सिंह, और उन्होंने जो है एक स्वर्ण सिंह कमेटी के नाम ये स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, और इन्होंने जो है इसको प्रपोज किया और कहा कि भाई साहब ऐसा है कि इसको जो है हम ऐड करते हैं इसमें जो है। और ये इनके रिकमेंडेशन पे जो है ये 42 सेकेंड अमेंडमेंट में 1976 में इनको ऐड किया गया। बेसिकली इस टाइम पे इनको ऐड किया गया था। उस टाइम पे हमारे पास जो है 10 ही जो है, ओनली 10 जो है मेंशन थी, ओनली 10। ठीक है। कितनी थी? 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज थी। लेकिन बाद में हमने जो है एक और अमेंडमेंट हुआ 86th अमेंडमेंट 2002, जिसमें आपको बताइए कि आर्टिकल 21 ए को जो है ऐड किया गया था। आर्टिकल 21 ए में क्या है? आर्टिकल 21 ए में क्या है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। तो राइट टू एजुकेशन को जब ऐड किया गया तो इसमें से एक ड्यूटी 11th जो थी उसको भी ऐड किया गया, और कहा गया कि ये जो है ना, प्रत्येक ड्यूटी ऑन एवरी पेरेंट और गार्जियन, ये प्रत्येक माता पिता की और गार्जियन की ड्यूटी है
कि वो ना अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, किसके लिए, एजुकेशन थी, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या करें कि वो जो है प्रोवाइड कराए, एजुकेशन प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो अब बात आती है कि साहब क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वॉयलेशन कर सकते हैं? अगर कोई चीज़, अगर इस पर फाउंडेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका वॉयलेशन होगा। लेकिन क्या हम वॉयलेशन कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का? तो इस बता दूं इस पर, इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन केस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाई ए सिटीजन इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, पार्लियामेंट मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स, इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या माना जाएगा इसको? इसको माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा सर। और ये पनिशेबल ऑफेंस है किस पे? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में। ठीक है जी, देख सकते हैं इसमें एक केस था जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज अ फंडामेंटल राइट्स। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मस्ट बी ऑनर्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। और ये जो है ना प्रोग्रेस सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। द जजमेंट स्ट्रेस द फंडामेंटल राइट मस्ट बी रीड इन कंजंक्शन विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमको जो है फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको जो है ना हमें डीपीएसपी के साथ और फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ पढ़ना चाहिए कंजंक्शन करके। ठीक है, तो हम अब यहाँ से थोड़ा सा जो आगे बढ़ते हैं तो वन बाय वन यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ड्यूटीज किस टाइप की है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में सबसे पहले हमारी मैंने जो इस पर डिस्कस कर ही चुके हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर द वन दैट रिकॉग्नाइज एज अ मोरल ऑब्लिगेशन दैट सिटीजंस आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। और हम ये बात करते रहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लोग जो है फॉलो नहीं करते हैं, हमारा सिविक सेंस ऐसा है। तो हर चीज़ जो है ना रिटन में नहीं दी जा सकती, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन्ड है। तो हम यहाँ मोरली भी और लीगली भी बाउंड है कि जो भी हमारी जो ड्यूटीज़ हैं और बेसिकली मोरल ड्यूटीज़ हैं ये, और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इन सबको फॉलो करें। Article 51A under Part 4th of the Constitution of India speaks the fundamental duties, और इसको 42nd अमेंडमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि इसको ऐड किया गया था। ठीक है, अब आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी इटसेल्फ इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 51 में क्लियरली लिखा हुआ है इटसेल्फ इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि जो भी फंडामेंटल हमारी पार्ट 4 में दे रखी है उन सबको फॉलो करें। तो सबसे पहले जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब अपने ना जो हमारा फ्लैग है, जो ट्राई कलर है, उसको हम फॉलो करें ना, उसका सम्मान करें। दूसरा है कि जो हमारे राष्ट्र ध्वज है, वो राष्ट्र ध्वज का हम, ठीक है, राष्ट्र ध्वज जो हमारा है और इसके साथ जो हमारा नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रगान है, उसका हम सम्मान करें। तो इसी वक्त जो पहला हमारा ड्यूटी है वो बनती है हमारी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है ना, उससे रिलेटेड जो संस्थाएं हैं उनका हम रेस्पेक्ट करें। ठीक है, तो हमारी पहली ड्यूटी हमारी यही है। दूसरी हमारी ड्यूटी है टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम। अब ऐसे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले हमारे उच्च आदर्श को जो दिल में संजोए रखे हैं उनका पालन करना है हमको। जो भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके क्या करना है, उनके जो आदर्श हैं उनको हमको संजो के रखना है। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, सरदार भगत सिंह हो, है ना, ज्योतिबा फुले हो, इन सब के हमको आदर्शों क्या करना है, फॉलो करना है हमको। तो हमारी ये नंबर 2 की ड्यूटी बनती है। जो बी ड्यूटी है वो जो हमें इंस्पायर्ड करते हैं, हमारे नेशनल जो स्ट्रगल हुआ फ्रीडम के लिए, तो उन लोगों को भी हमको याद करना है। ठीक है, उनके भी आदर्शों को हमको बरकरार रखना है। तो ये हमारी जो सेकंड नंबर की ड्यूटी है। थर्ड ड्यूटी हमारी ये है टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट एंड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता,
एकता और अखंडता की हमें रक्षा करें, उसे अछूत बना के रखना है। ठीक है, देखो जैसा कि 3 नंबर पर सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता, एकता, अखंडता, उसको हमें क्या रखना है, अक्षुण्ण रखना है उसे। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारी सोवरेनिटी खतरे में आ जाए, यूनिटी हमारी खतरे में आ जाए, और जो अखंडता है वो भी हमें जो है बना के रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड री-एंटर नेशनल सर्विस मैन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमको जो है देश की रक्षा के लिए, और जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री को ज़रूरत है, तो हमें राष्ट्रीय सेवाओं के लिए ना बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। ठीक है, जब भी नेशन को लगता है कि हमारी ज़रूरत है, तो हमको जो है एकदम रेडी रहना चाहिए, और हमको जो है क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल हम नेशनल सेवा अपनी कंट्री के लिए बिल्कुल आगे हैं हम जो है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो ड्यूटी है हमारी, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transiting religious, linguistic, and regional and sensational diversity, renounce practice derogatory to the dignity of women. हमको समरसता और समान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना है, मतलब भाईचारे के साथ रहना है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो कोई सी बोली बोलते हो, चाहे वो किसी भी कहीं से भी किसी भी स्टेट से आते हो, कोई सी भी रीजनल क्षेत्र से आते हो, चाहे वो कोई सी भी डाइवर्सिटी से आते हो, हमको सभी धर्म, भाषा, क्षेत्र और अनुभाग संबंधी विविधताओं से परे जाकर सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। हमको जो है, हमको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जिससे महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं को हमें जो डेरोगेटरी है, जो हमारी वुमेन्स के अगेंस्ट है, उन सारी प्रथाओं को हमको जो है क्या कर देना है, उनको रोक देना है। चाहे वो डाउरी है, चाहे वो सती प्रथा है, ऐसी जो भी प्रथाएं हैं उनको हमको क्या करना है, उनको रोक देना है उनको। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, जो भी हमारी रिच हेरिटेज है और कल्चर है, उनको हमको क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, हमको ऐसे कल्चर को और हम ऐसे मोनूमेंट्स को, हमको जो हमारी हेरिटेज है उनको हमें बर्बाद नहीं होने देना है, उनको संजो के रखना है हमको, क्योंकि ये हमारी देश की धरोहर है। ठीक है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और उसकी संरक्षित करने के लिए हम जो है दृढ़ संकल्पित हैं, और उसको हमको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creature। तो हमारी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है आपकी, आर्टिकल 51G जो है, इसमें ये हमारी इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो भी नेचर ने हमें दिया है, चाहे वो झरने हैं, चाहे वो नदियां हैं, चाहे वो जंगल हैं, उन सब को हमको सजो के रखना है। उसकी हमें जो भी हम उसको हमको सजो के रखना है, उसको बचाना है हमको। और जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको भी हमको उस वातावरण उनके लिए अनुकूल बनाना है जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। और उन प्राणियों के लिए हमको दया भाव भी रखना है। ऐसा नहीं है कि जो है उनके प्रति हमारी दया भावना जो है खत्म हो जाए। नेक्स्ट जो है, इसमें एक केस है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, MC मेहता बहुत बड़े जो है इन्वायरमेंटलिस्ट रहे हैं, और बिना MC मेहता जी का नाम लिए बगैर मुझे नहीं लगता कि जो है इन्वायरमेंट जो लॉ है उसको पढ़ा जा सकता है। The court recognized the importance for protecting the environment as one of the fundamental duties and upheld the responsibility of citizens to contribute towards its preservation
It emphasized that Article 51 AG imposes a duty on every citizen to protect and improve the natural environment and to have compassion for a living creature. जो आर्टिकल 51 AG है वो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट को, जहाँ पे ये हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं वो आराम से रह सकें। इसमें एक केस है रंगनाथ मिश्रा कमीशन केस के नाम से जाना जाता है इस केस को, 2003 का केस है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया सेंटर को टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस JS वर्मा कमेटी। ठीक है, जस्टिस JS वर्मा की कमेटी थी, उसको रिकमेंडेशन दिया विद रेस्पेक्ट टू डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज टू द पब्लिक। अब हमारे पास नेक्स्ट जो H हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो आज के टाइम में हमको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की जो जरूरत है, हमको साइंटिफिक की तरफ जाना है, अपना टेम्पर में साइंटिफिक बनाना है। ठीक है, और ये हर प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कि जहाँ भी हमारा जो जैसे जैसे हम जो अपना नेशन बिल्डिंग, अगर हम विश्वगुरु अगर हमें बनना है, तो विश्वगुरु बनने के लिए हमको अपना जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसे बोलते हैं हम, तो हमको साइंटिफिक टेम्पर अपना डेवलप करना पड़ेगा। विदाउट हम साइंटिफिक टेम्पर वी कैन नॉट डेवलप ए गुड नेशन बिल्डिंग। तो इसके लिए जरूरी है कि हमको जो है कि साइंस की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, जो भी साइंस टेक्नोलॉजी है उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और साइंटिफिक टेम्पर, इसी को हम साइंटिफिक टेम्पर बोलते हैं कि हमको जो है साइंस की तरफ हमको जाना है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, जो नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स है आई, उसमें है कि जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको हमको क्या करना है, उसको सुरक्षित रखना है और हिंसा से हमें दूर रहना है। हिंसा हमें नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज को किस तरीके से हमारे जो सिटीजन्स हैं किस तरीके से जो है प्रोटेक्ट करते हैं। इवन वो आपने देखा होगा कि ट्रेन में भी जो है, जो टॉयलेट में एक मग रखा रहता है उसको भी हमको चेन से बांधना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सिविक सेंस हमारे यहाँ का कितना अच्छा है। इस तरीके से हमारे यहाँ जो है जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी कभी ट्रेन से जाते हुए लोग उस पर पत्थर वगैरह जो स्टोन पेल्टिंग कर देते हैं। तो इन सबको हमको क्या करना है, इन सब से हमें हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान होता है। वो सब पब्लिक का पैसा है, हम सबके टैक्स का पैसा है, उससे सारी चीजें नेशन बिल्डिंग होता है उससे। और अगर उसमें कोई नुकसान हो रहा है तो वो हमारा नुकसान हो रहा है, वो पब्लिक का नुकसान हो रहा है, लॉस है वो। तो ऐसा करना, अगर कोई ऐसा करता है तो उनको हमको क्या करना है, इन सबकी हम सबकी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है ऐसा करने से उनको रोकना है। ठीक, नेक्स्ट है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंट राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। हमको व्यक्तिगत तौर पे पर्सनल और कलेक्टिवली ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम जो है राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए हम कॉन्स्टेंटली हम कुछ ऐसा कर सकें कि उसका जो हायर लेवल है वो कॉन्स्टेंटली राइज हो, कुछ अचीवमेंट हो, है ना। हमको इस तरीके की स्ट्राइव्स हमें चलानी है जो है व्यक्ति को सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तरों तक पहुंचे। और ये राष्ट्रपति जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है,
उन्होंने 77th स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया था, लेट अस ऑल टेक ए प्लेस टू परफॉर्म अवर फंडामेंटल ड्यूटीज टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement. जो लास्ट हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है, हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी what between the age of 6 and 14 years. तो ये जो आपकी के ड्यूटी है ये ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं थी, इसको 42 सेकेंड अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया और उसी में एक फंडामेंटल राइट्स में भी एक अमेंडमेंट हुआ, वहां भी एक आर्टिकल को ऐड किया गया, वो था आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन को वहां ऐड किया गया और एक आर्टिकल को जो है यहां ऐड किया गया जहां पर ये ड्यूटी बताता है प्रत्येक नागरिक की, गार्जियन की, जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल जो है के जो है। ठीक है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज से ही रिलेटेड एक केस एक और है, री रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी, 2012 का केस है और ये बड़ा फेमस केस है, आप सब लोग इसको जानते ही होंगे। इसमें एक थे रामलीला मैदान में स्ट्राइक चल रही थी, तो वहां पे जो है वहां से एक व्यक्ति थे जो लेडीज ड्रेस पहन के रात में भागे थे, नहीं तो उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती। तो आप पढ़ लीजिएगा इस केस को डिटेल में, आपको मिल जाएगा, तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं आपको। The court emphasized that while citizens are entitled to fundamental rights, a fundamental duty to obey lawful orders. ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको लॉफुल ऑर्डर को फॉलो करना है एंड टू एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी इन कास्ट ऑन सिटीजन्स। हमको जो भी ऑर्डर मिलते हैं उनको लॉफुली हमको क्या करना है, फॉलो करना है और पब्लिक को मेंटेन, जो पब्लिक पीस है उसको मेंटेन करने की दिशा में हमको काम करना है, कोऑपरेट करना है। अब बात आती है कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज को हम किस तरीके से पब्लिक को हम बता सकते हैं, किस तरीके से ये फॉलो करें, इनको कितनी इफेक्चुअल तरीके से, जो हम इफेक्टिव तरीके से पब्लिक इनको अवेयर हो इन सब चीज के लिए, तो वो कौन कौन सी कैंपेन चला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं इस पर। तो किस तरीके से हम टुवर्ड्स द ड्यूटीज अपने सिटीजन्स को हम अवेयर कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि हम कोई भी अवेयरनेस और एजुकेशन कैंपेन चलाएं, है ना, अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम चलाएं, कैंपेन चला सकते हैं। इंक्लूजन, जो स्कूल का करिकुला जो सिलेबस है उसमें हम क्या करें, इसको ऐड कराएं, तो जहाँ भी इस तरह की पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को हम क्या करें, ऐड करें। और एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन चिल्ड्रन में हम ये आएगी यहाँ से, और तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स होंगी वो फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करेंगी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज, जो भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, एक्टिविटीज हैं, इनिशिएटिव्स हैं, अगर वहां पर लिए जा सकते हैं तो हमें लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लोग जो है अवेयर होंगे और फॉलो करेंगे। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कोर्ट समटाइम्स रेफरेंस फंडामेंटल ड्यूटीज व्हेन इंटरप्रेटिंग लॉज ऑन इश्यूज जजमेंट टू रीइंफोर्स सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम टाइम टू टाइम हम ये देखते हैं कि जब भी कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है और उसको रीइंफोर्स करने की बात करती है कि थोड़ी सी हमको अवेयर करना होगा कि सारी जिम्मेदारी स्टेट की नहीं है, थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है ना सिविलियंस की भी है, सिटीजन्स की भी है, कि उसको फॉलो करें। ठीक है,
नेक्स्ट, the following laws are identified by the committee for the reinforcement of some of the fundamental duties. अब यहाँ पे कुछ कमेटी बनी और कमेटी के थ्रू जो है कुछ लॉज आए, उन लॉज के थ्रू कोशिश की गई कि कैसा ऐसा है कि हम कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को तो हम जो है फॉलो करा ही सकते हैं, इन्फोर्स करा ही सकते हैं फॉर द लॉ। तो पहला इसमें प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, सबसे पहले एक एक्ट है इसमें, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अगर कोई नेशनल फ्लैग की या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, नेशनल एंथम की कोई इंसल्ट करता है तो इस एक्ट में उस पर कंप्लेंट हो सकती है और वो जो है इसमें उसको पनिश किया जा सकता है। प्रोटेक्टिंग ऑफ सिविल राइट्स, द एक्ट प्रोवाइड्स लीगल प्रोविजंस एंड पनिशमेंट्स फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट, रिलीजन, ऑफ सेफगार्डिंग सिविल राइट्स एंड प्रमोटिंग इक्वलिटी। तो अगर कोई इस तरीके का इंसिडेंट आता है जो कास्टियस रिमार्क है या रिलीजन से है, तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में भी हम जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस, अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहता है, कोई भी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर का है, as such seeking votes in the name of a religion can be held accountable under the ensuring ethical conduct। ठीक है, तो इसको एथिकल कंडक्ट में इलेक्शंस वाले में अगर कोई पैसा देता है या घूस देता है या वोट खरीदने की कोशिश करता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में उसको ट्राई किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया साहब 1972 में, प्रमोट कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया तो यहाँ पर सारी चीज़ें वाइल्ड की जो चीज़ें हैं वो इसके एक्ट में आ जाएंगी हमारी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया है 1980 और ये आर्टिकल आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 AG ऑटोमेटिक ये जो है हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच।